Hello everyone, I am Paritosh Srivastav and in this video I am going to take the topic the French Revolution and the idea of nation state from the chapter The Rise of Nationalism in Europe। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये हिस्ट्री का और बोर्ड एग्जामिनेशंस में काफ़ी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो अब इसमें फर्स्ट जो हम टॉपिक उठा रहे हैं आज वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो ऑल ओवर यूरोप में जो रिवॉल्यूशन का जो हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं वो फ्रांस से शुरू हुआ, ठीक है। और ये इसके पीछे जो रीज़न था वो था द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। किस तरह से नेशन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट रखा गया और क्या उस समय डिमांड्स थी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो नेशन स्टेट क्या था? ऐसे लोग जो कि एक ही जगह रहने वाले हैं, डोमिसाइल है वहाँ के, सेम उनकी लैंग्वेज है, सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, सेम पास्ट यानी सेम हिस्ट्री है। जो उनका जो पास्ट है, जो उनका बीता हुआ कल है, वो सबका सेम है। तो कॉमन बिलोंगिंग्स है वहाँ पे। तो इस वजह से वो ऐसे लोग डिमांड करते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है जिसमें हम रह रहे हैं वो, और जो अदर पार्ट्स जहाँ पे कि जो कभी उनका था या वहाँ पर भी वहाँ पर दूसरे किंगडम्स हैं, तो उनको अलग करना वहाँ से और दोबारा से उस पूरे पार्ट को या उस पूरे स्टेट को यूनाइटेड करना यानी इंटीग्रेट करना, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट सिर्फ जोग्राफिकल एरिया का ही ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि जितनी जगह है वो सब एक जगह यूनाइट हो जाए और इंटीग्रेट हो जाए और एक बड़ा पार्ट बन जाए, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन भी रहता है। जो नेशनल थिंकिंग है, जो अपने कंट्री या अपने नेशन को लेके जो इमोशंस हैं, वो यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो फ्रांस से ये चीज़ें शुरू हुई, द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, ये टॉपिक है। तो इसमें पहली चीज़ क्या आई? एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। 1789 हम लोग जानते हैं कि आपने 9th में ही पढ़ा है। 1789 से ये रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। जो फर्स्ट मेजर जो पार्ट था वो 1789 में स्टार्ट हुआ। लुइस 16 के कैरेक्टर के बारे में आपने पढ़ा है, किस तरीके का इसका रूलिंग पैटर्न था, लिथार्जिक था और अनकंसर्न्ड रहता था पब्लिक के ग्रीवेंसेस से, अननेसेसरी के जो वार होते थे उसमें इन्वॉल्व रहता था, ठीक है। तो अनकंडीशनल हेल्प भी करता था अदर नेशंस को, बट अपने जो फ्रेंच पीपल थे उनके वेलफेयर के लिए ज़्यादा कुछ वो नहीं करता था। तो जो पूरी सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट यानी क्लर्जीज एंड सेकेंड स्टेट नोबल्स और थर्ड स्टेट यानी कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल को ही सबसे ज़्यादा टैक्सेस पे करने होते थे। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के जो लोग थे उन्हें इससे एग्जेम्पशन मिला हुआ था। तो प्रिविलेज क्लासेस में आते थे फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो लोग थे। तो ये सारी सिचुएशन उस समय प्रिवेल कर रही थी, जिसने कि आगे चल के कई सारे इंसिडेंट्स हुए और फाइनली ये जो 1789 का जो रिवोल्यूशन था ये वहाँ पे हुआ, ठीक है। फॉल ऑफ बेस्टाइल और कई सारे टॉपिक आपने 9th में इसमें पढ़े हैं। तो इसके पीछे एक कॉमन थिंकिंग थी और सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी थी, यानी ये तभी पॉसिबल हो पाया जब लोगों में ये थिंकिंग आई कि नहीं, ये सारी जो चीज़ है जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो हम सब की सेम है। जैसे हम इंडिया में कहते हैं भारत माता, ठीक है, या हमारा जो नेशनल एंथम है वो सेम है सबका, ऐसा तो है नहीं कि सब किसी का अलग अलग है। या फादर ऑफ नेशन की हम जब बात करते हैं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ठीक है, तो वो सभी के सेम है, हम सब के इंडियंस, हम सब इंडियंस के वो सेम हैं। तो इस तरह से कॉमन बिलोंगिंग्स, कॉमन कलेक्टिव आइडेंटिटी, इनका कॉन्सेप्ट रखा गया। तो फ्रांस में यहाँ पे ला पैट्रियाई एंड ला सिटियोन का कॉन्सेप्ट आया। ला पैट्रियाई मतलब फादरलैंड, जैसे हम भारत माता कहते हैं तो उस तरह वहाँ पे फादरलैंड की बात की गई। एंड ला सिटियोन मतलब सिटीज़न, हम सब इसके सिटीज़न हैं, यानी हम एक ही फादर को बिलोंग करते हैं। यानी जो हमारा नेशन है, जैसे हम भारत माता कहते हैं इंडिया में, उस तरह से उन्होंने फादरलैंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे
वहाँ पे रखा उस समय। तो ये क्या था, कलेक्टिव आइडेंटिटी था, किस तरह से हम सबको एक साथ कलेक्ट होना है, एक साथ हमारा जो पास्ट है वो सेम है, हमारे फादर सेम है। तो इस तरह से ये इमोशंस को रखते हुए नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाया गया। न्यू फ्रेंच फ्लैग, नया एक फ्रेंच फ्लैग डिज़ाइन किया गया जिसमें कि वो ट्राई कलर था। यहाँ पे लेफ्ट में ब्लू है, बीच में वाइट है, देन रेड है। तो ये एक नया फ्लैग वहाँ पे डिज़ाइन किया गया कि ये हम सबका है, ठीक है। हमारा कोई अलग अलग किंगडम्स में हमारा कंट्री नहीं बटेगा, और ये कॉमन फ्लैग है, सब फ्रेंच पीपल का ये कॉमन फ्लैग रहेगा। न्यू ओथ एंड हाइम्स मतलब श्लोक होता है, तो उस तरीके की चीज़ें भी करी गई। इमोशनली सभी को एक साथ जोड़ने के लिए शपथ लिया गया कि हम सब एक साथ रहेंगे जब तक हम अपने फ्रांस को यूनाइट पूरा नहीं कर लेते, और यहाँ पे इसको हम रिपब्लिक नहीं बना देते, यानी मोनार्की से अब आगे नेक्स्ट स्टेज में मोनार्की को हटाना है और रिपब्लिक बनाना है, डेमोक्रेसी लानी है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसको फॉर्म करने की तरफ हमें स्टेप लेना है। तो ये न्यू ओथ यहाँ पे लिया गया, ठीक है। टेनिस कोर्ट ओथ आपने पढ़ा है 9th में, ठीक है। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी हो गया। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली को फॉर्म किया गया, यानी इलेक्टेड जो बॉडी थी उसको फॉर्म किया गया। यहाँ पे बात आती है एक्टिव सिटीजन्स की। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, जो वोट करते थे, यानी जिन्हें वोटिंग राइट्स मिले थे, ठीक है, जो टैक्स पे करते थे, एंड ओनली मैन। तो ये एक्टिव सिटीजन्स थे, वो उनकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। तो इन्होंने मिलके एक पूरा आपने पढ़ा है कि किस तरह से टेनिस कोर्ट ओथ ली गई। तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पे उस समय स्टेट जनरल, पहले इसका क्या नाम था, स्टेट जनरल, जो फ्रेंच पार्लियामेंट थी। तो स्टेट जनरल में जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो कहीं ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी उनके डिसीजंस को माना नहीं जाता था, उनके डिसीजन को फॉलो नहीं किया जाता था, उनके डिमांड्स को नहीं सुना जाता था। तो उन्होंने वॉकआउट किया था, और वॉकआउट करके फिर टेनिस कोर्ट में वो कलेक्ट हुए थे, वहाँ पे उन्होंने ओथ ली थी कि हम सब यूनाइटेड रहेंगे जब तक कि हम रिपब्लिक नहीं बना देते। और बाद में जब उनको सक्सेस मिली तो उन्होंने नेशनल असेंबलीज़ का नाम रखा है। स्टेट जनरल हटा के जो फ्रेंच पार्लियामेंट थी उसका नाम रख दिया गया नेशनल असेंबली। तो ये स्टेप्स हैं, ये हम पढ़ रहे हैं, ये डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे हुए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, और यहीं से एक चिंगारी जो निकली थी मोनार्की को हटाने की, और जो पब्लिक है यानी जो सिटीजन्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस को सामने रखने की, उनके फीलिंग्स, उनके सेंटिमेंट्स को आगे रखने की, और यूनिफॉर्मिटी, कंट्री में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जो डिमांड थी, वो सारी जो चीज़ें थी नेशनलिज्म से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो हमारा फ्रांस से ही शुरू हुआ। नेक्स्ट सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर्म किया गया, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स हैं कंट्री के, और वहाँ पे अलग अलग जगह कमोडिटीज़ जा रही हैं। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट से फिर तीसरे पार्ट, यहाँ पे कमोडिटी जा रही हैं, हर जगह टैक्स पे करना पड़ रहा है। करेंसीज, मोर देन 30 टाइप्स ऑफ करेंसीज थी। टाइप्स ऑफ करेंसीज हैं, और उसको 2 पे लाया गया। तो ये काफ़ी सारे चेंजेस किए गए, जिससे कि जो बेस्ट या अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लोगों को दिया जा सके। तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हर जगह अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। एवरी 40-50 किलोमीटर पे जो लॉ है, जो सिस्टम है, वो चेंज हो जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को काफ़ी इनकन्वीनियंस होती थी। तो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लॉन्च किया गया, ठीक है। हर जगह कानून जो है वो हर जगह सेम होना चाहिए। अब इंडिया में ऑल ओवर इंडिया जो लॉ है वो सभी के लिए सेम है, ठीक है। अगर ट्रैफिक रूल तोड़ने पे जो पनिशमेंट होता है वो सभी को देना पड़ेगा। ये थ्योरेटिकली हो सकता है, प्रैक्टिकली कहीं पे फेवर होता हो या इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे।
तो ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करी गई। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमने एग्जांपल दिया कि 5% का जैसे टैक्स पे करना है, कमोडिटी वन प्लेस टू अनदर स्टेट जा रही है तो वहाँ पे हर जगह बॉर्डर पे उसको 5% टैक्स पे करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें फिर ख़त्म हुई। इसमें था एबोलिशन ऑफ जो कस्टम ड्यूटीज़, ठीक है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़। तो इस तरह से कमोडिटी काफ़ी महंगी हो जाती थी तो इनको ख़त्म किया गया। 30 टाइप्स ऑफ करेंसीज थी जिसको ख़त्म करके 2 तरीके की किया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, तो ये भी चेंजेस किए गए, नेपोलियन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, अब कहीं पे हम जानते हैं 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो कहीं पे अगर 1010 ग्राम है, कहीं पे 990 ग्राम है, तो काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो जाएगी। हर जगह बॉर्डर पे उसको कमोडिटीज़ को वेट करना है, उसको मेजर करना है, लेंथ है तो उसको मेजर करना है। तो अगर डिफरेंट सिस्टम्स होंगे और डिफरेंट करेंसीज होंगी तो वहाँ पे मेजरमेंट करना, फिर उसके अकॉर्डिंगली वहाँ की करेंसी में टैक्स पे करना काफ़ी टीडियस जॉब हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए उसको ईज़ करने के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। ठीक है, नेक्स्ट यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल, जो लॉ है, जो कानून है वो सभी के लिए सेम होगा। तो हम जानते हैं कि नेपोलियन ने जैसे जो प्रिविलेज क्लासेस थे या जो अनप्रिविलेज क्लासेस और प्रिविलेज क्लासेस में जो डिस्टिंक्शन था उसको ख़त्म कर दिया था। यानी रॉयल फैमिली में जो बर्थ ले रहा है या जो रॉयल फैमिली के लोग हैं उनको बिल्कुल अलग रिस्पेक्ट मिलेगी, जो कॉमन्स हैं उनको अलग स्टेटस दिया जाएगा सोसाइटी में। तो ये चीज़ें उसने ख़त्म कर दी थी। ठीक है, जो लॉ है वो सभी के लिए सेम होगा, टैक्स पे करना है तो सभी को पे करना होगा। तो इस तरीके के चेंजेस इंट्रोड्यूस करे गए थे। फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, नेशन स्टेट का जो आइडिया था उसको किस तरीके से जगाया गया, कौन से नई चीज़ें वहाँ पे शुरू की गई, ला पैट्री और ला सिटियोन का जो थिंकिंग थी। फ्रेंच फ्लैग नया डिज़ाइन किया गया, न्यू ओथ एंड हाइम्स जिसमें कि श्लोक वगैरह आते हैं, तो कई चीज़ें वहाँ की लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली उन्होंने नई डाली वहाँ पे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, मैंने बताया कि एक्टिव सिटीजन जो थे वही वोट करते थे और उन्होंने थर्ड स्टेट के जो पीपल थे उन्होंने वॉकआउट किया। फिर बाद में जब सक्सेस मिली तो स्टेट जनरल जो पार्लियामेंट थी उसको बदल के उन्होंने नाम रख दिया नेशनल असेंबली। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक लॉन्च किया गया, हर स्टेट में अलग अलग या हर पार्ट में अलग अलग जो सिस्टम थे, रूलिंग पैटर्न थे, उनको ख़त्म किया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ जो कि बिज़नेस में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था, तो कमोडिटीज़ भी महंगी हो जा रही थी और हर जगह जैसे वेट और मेजर सिस्टम अलग अलग है, तो उसको भी चेंज किया गया ताकि जो बिज़नेस में कन्वीनियंस है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, वो ईजी हो सके। जो रोड और रेल का जो नेटवर्क था उसको बेस्ट किया गया। यूनिफॉर्म लॉ हर जगह किया गया। ठीक है, यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल, हर जगह हर पर्सन के लिए जो लॉ है वो इक्वल रहेगा। तो ये सारे जो चेंजेस थे ये किए गए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। 1789 के बाद ये सारे चेंजेस वहाँ पे आए। ठीक है, तो फ्रांस को ही हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि फ्रांस से ही ये रिवॉल्यूशंस या जो चिंगारी थी वो शुरू हुई। उसके बाद यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में, चाहे हॉलैंड का हम बात करें या बेल्जियम की या स्विट्ज़रलैंड की, हर जगह ये चिंगारी फैली और हर जगह मोनार्की के अगेंस्ट जो डिमांड थी वो शुरू हुई, मोनार्की को ख़त्म करने के लिए। और वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट लाने के लिए एफर्ट स्टार्ट हर जगह हुआ और वहाँ पे सक्सेस भी मिली। तो रिपब्लिक यानी मोनार्की से रिपब्लिक की तरफ जो वे था वो हमारा शुरू हुआ कहाँ से, फ्रांस से।